Friends, welcome to another session of Mains 450 Plus. In this session, we will talk about the textile sector of India. पहले भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे ग्रीवांसेस न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखे थे, तो तब भी मैंने आपसे कहा था कि हम इस पे सेपरेट सेशन करेंगे इन मेंस 450 प्लस, और इसको हम आज देखते हैं. अगेन टेलिंग यू दैट पीडीएफ आपको फुल नोट्स की मिल जाएगी. आपने अगर पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ऐप पर तो आप वहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं. बट इवन आफ्टर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाइए जो कि आपको प्रीलिम्स के बाद रिवीजन करने में हेल्प करेंगे. ओके, थ्रू आउट द ईयर हम लोग 450 से ज़्यादा टॉपिक्स देखेंगे जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर भी हमने आउट ऑफ 60 21 क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट किए थे, जिसमें से काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं. ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. Now, when we talk about the textiles, now first thing you should understand is that in introduction, जब भी इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, do have some data or facts on your fingertips. तभी आप उसका इंट्रोडक्शन बना पाएंगे. Ultimately, you won't gonna define what is textiles here, right? So इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए. हमें हमेशा पता होना चाहिए जब भी हम इकोनॉमी में किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है उस सेक्टर का, राइट. देन एम्प्लॉयमेंट वो कितना जनरेट कर रहा है, ग्लोबल लेवल पर हमारा कितना शेयर है उस पर्टिकुलर सेक्टर में. देन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं. एंड फाइनली रीजनल लेवल पर क्या कोई, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हमने बात की थी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे फूड प्रोसेसिंग मेगा पार्क्स बनाए गए थे. इस तरीके के रीजनल लेवल पे इनिशिएटिव्स बनाए गए. ओके, सो ये इस फ्रेमवर्क में अगर आप पॉइंट्स फिट करेंगे तो आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे जब भी इकोनॉमी में क्वेश्चन आएगा सेक्टर वाइज. ऑलराइट, सो लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये इंडिया में कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 2.3% ऑफ आवर जीडीपी. सो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सिंगल सेक्टर हमारे लिए. 13% हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसी सेक्टर से आता है. एंड 12% जो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग है वो भी टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर से ही आती है. ओके, सो दैट शोज कि ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसका अच्छा ग्रो करना बहुत ज़रूरी है. बट पिछले कुछ मंथ में हमने जैसे न्यूज़ एनालिसिस में भी कई बार देखा कि ये जो सेक्टर है काफ़ी डिस्ट्रेस से गुजर रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि रॉ मटेरियल उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. एंड रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न है जो कि मैंने आपके साथ जिंदाल ग्रुप के एक न्यूज़ आर्टिकल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से उसने गवर्नमेंट के साथ एक कोलिशन करके कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए, जिसके बाद काफ़ी सारा जो रॉ मटेरियल दूसरी कंपनी से आता था वो बेकार हो गया क्योंकि वो उन क्वालिटीज़ को मेट नहीं कर रहा था, और जो हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे थे वो भी उस क्वालिटी कंट्रोल के सामने फेल हो जा रहा था. देन व्हाट दिस ग्रुप डिड इज कि इन लोगों ने पूरे मार्केट पर 96% की मोनोपली बना ली रॉ मटेरियल पर. और क्योंकि अगर 96% की मोनोपोली आपकी अकेली कंपनी की बन जाती है तो फिर इन लोगों ने प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिए, और जब रॉ मटेरियल के ही प्राइस बढ़ गए तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा था उसके भी प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए, और हमारा प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो फॉरेन मार्केट में जाके हो गया अनकॉम्पिटिटिव. नो, वहाँ पर आप ये सब पॉइंट्स नहीं लिख सकते कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से हुआ एंड ऑल दोज थिंग्स. ऑल यू कैन राइट इज दैट रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल में काफ़ी डाउनफॉल देखा गया. ओके, एनीवे पहले हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं. एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऑलवेज फोकस ऑन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 4.5 करोड़ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर 10 करोड़ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. ओके, बट मोस्टली न्यूज़पेपर में जिस तरीके से आता है वो मिलियंस में आता है, सो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे 45 मिलियन लिखना होगा और यहाँ पर 100 मिलियन लिखना होगा. ओके, दिस इज द शेयर इन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. और टेक्सटाइल वो सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेमेन, या फिर हम कहें कि अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स वर्क करते हैं.
मोस्टली टीयर टू सिटीज़ एंड टीयर थ्री सिटीज़। नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सेक्टर अच्छा ग्रो करे, अदरवाइज़ क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा दिखेगा हमें, क्योंकि ये सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोगों को कोई बड़ी एमएनसीज टाइप की चीज़ें जॉब नहीं दे सकती। ओके, उनके कैंपस टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसमें टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, ग्लोबल स्टैंडिंग की बात कर लें तो वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स ग्लोबली, एंड ग्लोबली हम लोग 4% शेयर कवर करते हैं इन ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड, एंड एज वेल एज वी आर द सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो ये दिखाता है कि हम लोग एक्सपोर्ट क्वांटिटी टर्म्स में चाहे जितना भी कर रहे हैं, बट ओवरऑल हम देखें तो हम सिक्स्थ लार्जेस्ट नंबर पे हैं, जो कि काफ़ी कम है हमारे पोटेंशियल के हिसाब से। इवन बांग्लादेश हमसे बेटर कर रहा था एक टाइम, इनका जहाँ पे जो अभी डिस्टर्बेंस शुरू हुए उससे पहले। ओके, बांग्लादेश, वियतनाम, इनफैक्ट चाइना तो टॉप पर है, खैर उसकी तो बात ही नहीं करते। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ गोल सेट करें। प्रोडक्शन में हमने गोल सेट किया है दैट हमें अचीव करना है एटलीस्ट $250 बिलियन का प्रोडक्शन, और एक्सपोर्ट में हमें अचीव करना है $100 बिलियन का एक्सपोर्ट, बोथ बाय 2030। ओके, और रीजनल लेवल पर हमने कुछ मेगा क्लस्टर्स बनाए हैं, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर हर एक क्लस्टर अलग अलग सेगमेंट्स पे वर्क करेगा, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क, हैंडलूम्स एंड सो ऑन। ओके, तो हम इन सभी सेक्टर्स की भी परफॉर्मेंस एक एक बार देख लेते हैं। कॉटन की अगर हम बात करें तो रिमेंबर फर्स्ट थिंग दैट इंडिया एक कंट्री है जहाँ पर ऑल 4 स्पीशीज ऑफ कॉटन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, इस ऑल 4 के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, उसमें अलग अलग होते हैं, एशियन कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, अमेरिकन अपलैंड कॉटन एंड सो ऑन। सो वी प्रोड्यूस ऑल 4 टाइप ऑफ। अब इसका एक बेनिफिट हमें मिलता है हमारे फार्मर्स में। सो ओवरऑल 6 मिलियन फार्मर्स इस सेक्टर पर डिपेंड हैं, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 40 to 50 मिलियन लोगों को सपोर्ट करता है इन दी इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्रोसेस आपको पता ही है, प्रोसेस समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्कूल लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा। रॉ मटेरियल होता है पहले, फिर गिनिंग होती है, स्पिनिंग होती है, वीविंग नेटिंग होती है, देन प्रोसेसिंग होती है, फिर गारमेंट अपैरल प्रोड्यूस होता है, राइट, फैब्रिक बनता है, फिर उसको हम चाहें तो अलग अलग प्रोसेस करके फैब्रिक बना सकते हैं, वूलन टेक्सटाइल या सिल्क टेक्सटाइल, या फिर हम फाइनल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जैसे जूट टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इस टॉपिक में इस कवर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल्स में ऑलरेडी आपके साथ पहले मेंस 450 के एक अलग सेशन में कवर कर चुका हूँ, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल पे क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो इसे हम लोग वाइट गोल्ड भी कहते हैं कॉटन को। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट, इसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं, और इंडिया सबसे ज़्यादा लीड करता है इन एकरेज, दैट मीन्स जितने एरिया में हम लोग ग्रो करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग हैं, और प्रोडक्शन में हम लोग सेकंड नंबर पे हैं, प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी। ओके, कॉटन के रिस्पेक्ट में प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों में हम लोग सेकंड रैंक पर हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेक्निकल टेक्सटाइल। तो इस पे हम ऑलरेडी एक सेशन कर चुके हैं 450 में, सो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपने पुराना सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा आपको। ये जनरली फंक्शनल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं रादर दैन जस्ट एस्थेटिक पर्पस। जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें पीपीए किट्स वगैरह बनाने में, ग्लव्स वगैरह बनाने में, फायर वर्कर्स जो होते हैं उनके किट्स सूट्स बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स उनके सूट्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। दैट मीन्स दीज आर फंक्शनल बेस्ड टेक्सटाइल्स, नॉट दी एस्थेटिक बेस्ड जैसे कि नॉर्मली होते हैं। ये दोनों तरीके से बनते हैं, ये नेचुरल फाइबर से भी बन सकता है और ये मैन मेड फाइबर से भी बन सकता है। इनफैक्ट हमने जो एक और मिशन डिस्कस किया था टेक्निकल टेक्सटाइल में, दैट इज़ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसमें हमने यही कहा था कि इंडिया का जो मेन गोल है वो है ये मैन मेड फाइबर को के प्रोडक्शन को बढ़ाना। ओके, इसमें कुछ नाम याद रखिएगा फॉर योर प्रीलिम्स पर्पस, कि मैन मेड फाइबर्स में कुछ नाम आपको सुनने को मिलेंगे जैसे नोमैक्स, न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था केवलार, स्पैंडेक्स, फेरोन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स न्यूज़पेपर पे आए हैं अलग अलग टाइम में। दीज आर मैन मेड फाइबर्स जिससे हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में अगर आप डेटा देखेंगे तो वी आर द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन टेक्निकल टेक्सटाइल, और हमारा मार्केट साइज है अराउंड $22 बिलियन। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट दी थिंग्स जो हमने टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर में डिस्कस किए। ओके, नोट्स आपको एज इट इज़ मिल जाएगी पूरी पीडीएफ एप्लीकेशन पर, उसकी चिंता मत कीजिए। सिल्क की बात करें तो वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क,
एंड आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा दैट इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो चारों वैरायटी के सिल्क ग्रो करती है। चारों वैरायटी में मलबेरी, टसर, मूगा एंड एरी, राइट, ये चारों टाइप की है। एनसीईआरटी लेवल की बात है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। ओके, एंड अनदर थिंग इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जरूर है बट वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ओके, लेकिन नॉट अमंग दी ऑल कैटेगरी ऑफ सिल्क फाइबर्स बट ओनली दी हैंडमेड, ठीक है, जो कि हैंड वॉवल सिल्क फैब्रिक्स जो होते हैं उसमें वी आर दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सॉरी। ओके, नेक्स्ट इज जूट की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन फाइबर। इसे मैं आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ मेंस में नहीं पूछा जाएगा। ओके, एंड 75% ऑफ ग्लोबल जूट प्रोडक्शन इंडिया में होता है, राइट, जिसमें वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने तैयार कर लिया। अब दो चीज़ें इसमें कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन इज कि गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, दैट इज़ फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इज फर्दर आप इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें हम तो पीएम मित्र पार्क योजना चलाई गई थी, एक हमारे इंदौर में भी ओपन हुआ है। पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की गई इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एक अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड बनाया गया था। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, बिकॉज टेक्निकल टेक्सटाइल को हम सनराइज सेक्टर मानते हैं। ब्रांडिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, एफडीआई को ओपन किया गया एंड एक समर्थ स्कीम भी लॉन्च की गई। ओके, तो इन सब पे एक एक करके बात करते हैं। बट यहाँ पर मैंने आपके साथ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मेंस में। साथ ही मैं आपके साथ पीएम मित्र पार्क भी अलग से डिस्कस करूंगा क्योंकि ये भी आपको प्रीलिम्स में परेशान करेगा, बट मैं उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू इतना कंटेंट कि आप लोग मेंस में आंसर लिख सको। और पीएलआई स्कीम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो पीएलआई स्कीम एंड नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ये दोनों हम पहले मेंस 450 प्लस में कवर कर चुके हैं। पीएम मित्र पार्क ये मैं आपके साथ 20 मिनट्स में एक अलग सेशन कर दूंगा या फिर इसको हम सेपरेटली प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में देख लेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके इन स्कीम्स के बारे में एक एक दो पॉइंट जानते हैं जो हमें आंसर लिखने में हेल्प करेगा। एंड मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ कीप योर प्रिपरेशन सिंपल, एज ईजी एज पॉसिबल, क्योंकि तभी आप इसको हैंडल कर पाओगे वहाँ। डोंट गो फॉर कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर अंदर डीप में चीज़ें पढ़ लूँ, उतना ज़रूरत नहीं है यार। 150-250 वर्ड का आंसर लिखना है, वैसे भी वो आपको एवरेज मार्क्स ही देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी को 4 मार्क्स लिखे हैं अच्छा आंसर लिखने के लिए और किसी को 8 to 9 मार्क्स दे देगा। नो, एक दो मार्क्स ही इधर उधर होते हैं। सो ज़्यादा हाईफाई पॉइंट्स के चक्कर में मत जाओ जो याद भी ना रहें। चलिए इनिशिएटिव्स की बात करें, 5-6 इनिशिएटिव्स याद रख लीजिए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीएम मित्र पार्क स्कीम। यहाँ पर फोकस है हमारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर। ओके, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनकी प्रोसेसिंग, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है जब हम बात करते हैं कि हमें टेक्सटाइल से रिलेटेड पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना वर्ल्ड क्लास बनाना है। और ऑब्वियसली बात है कि जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये अकेले नहीं किए जा सकते, इसको हम किस पे करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस्ड। और इसके लिए बजट भी सैंक्शन किया गया मोर देन 4000 करोड़ और इस स्कीम का ड्यूरेशन रखा गया है अप टू 2027 से 2028। 3 पॉइंट्स जान लिए स्कीम के बारे में, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आपके प्रोडक्शन अगर एक पर्टिकुलर लेवल का प्रोडक्शन होता है और फिर सेल होती है, ऑफकोर्स सेल के बाद ही इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर आपका एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर का प्रोडक्शन होता है तो सरकार इसमें आपको इंसेंटिव्स देती है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा ऑन बूस्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ मैन मेड फैब्रिक्स, सॉरी फाइबर्स। ओके, मैन मेड फाइबर्स पे हमने ज़्यादा फोकस किया है इसमें। और इसके अलावा दूसरा फोकस हमने किया है यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट और ये बेस है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। और दूसरा ये आपके टर्नओवर पर है कि आप कितना टर्नओवर करते हैं एनुअली, उस पे बेस्ड आपको प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिए जाते हैं। दूसरा है अमेंडेड, दिस ए इज फॉर अमेंडेड, क्योंकि इससे पहले स्कीम का नाम था आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, टफ्स, लेकिन फिर उसको जब अमेंड किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए तो इसको ए टफ कर दिया गया। ओके, यहाँ पे फोकस किया गया है कि जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है
इस सेक्टर में, उस पर भी आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी। यानी सपोज कीजिए कि आप एक कंपनी लगाते हैं 1 करोड़ रुपए की, उसमें आपने कैपिटल लगाई 1 करोड़, तो आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी 30%, 40%, या जो भी रीजन पे डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में अपनी फैक्ट्री लगा रहे हो। ओके। और दूसरा फोकस इसमें भी यही था कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करना है। लेकिन इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक और स्कीम लेके आ गए थे हम, पीएम मित्र। ठीक है। तो पहले जो पीएम मित्र ने जो फोकस किया वो फोकस ये स्कीम भी कर रही थी, बट अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के। ओके, नेक्स्ट इज टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो यहाँ पर सारी बातें की जाती है कि हमें टेक्निकल टेक्सटाइल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, हमें मार्केटिंग करनी है इसका मार्केट डेवलप करना है, हमें इसके एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने हैं, और एट द सेम टाइम हमें अपनी एचआर, ह्यूमन पावर यानी कि स्किल डेवलपमेंट भी करना है फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। अब कैपेसिटी बिल्डिंग जहाँ आ गया, यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बात हो रही है स्किल ट्रेनिंग की, राइट। और इन स्किल्स को हमें अलाइन करना होगा विद इंडस्ट्रियल नीड्स, क्योंकि इंडस्ट्रीज ये कहती हैं कि जिस तरह का कंपटीशन आज वर्ल्ड में चल रहा है, जितने अच्छे टेक्सटाइल दूसरी कंट्रीज बना रही हैं उतनी हम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मैन पावर है उतनी स्किल नहीं है। तो उसी के लिए समर्थ स्कीम लॉन्च की गई थी कि यहाँ पर हम स्किल ट्रेनिंग देंगे टू अलाइन देयर स्किल्स विद द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। एफडीआई की बात करें तो 100% एफडीआई ओपन कर दी गई अंडर ऑटोमेटिक रूट। ओके, नेक्स्ट इज ब्रांडिंग इनिशिएटिव। तो इसमें हमने एक एग्जांपल देखा था, यहाँ पे सरकार ने लॉन्च किया था इंडियन कॉटन को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए, विच वॉज कॉल्ड एज कस्तूरी कॉटन इंडिया। ठीक है, ये सारे न्यूज़पेपर के ही पॉइंट्स हैं जो हमने टाइम टू टाइम अलग अलग दिन डिस्कस किए हैं। ओके, तो इसलिए कहता हूँ कुछ और चीज़ करो ना करो, न्यूज़पेपर मिस नहीं करना। ऑलराइट, सो ये इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं आपके पास गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताने के लिए। नेक्स्ट इज फर्दर स्टेप्स, हम लोग और क्या ले सकते हैं। तो फर्दर स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना ज़रूरी है। अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फंड्स। और ये फंड्स कहाँ जाने चाहिए, ये जाने चाहिए बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, राइट। इसके अलावा क्योंकि हमारी स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, राइट, ह्यूमन रिसोर्स उतना अच्छा नहीं है, तो स्किल पे तो हम वर्क कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा सा लो कॉस्ट ऑटोमेशन पे भी वर्क करना चाहिए। ऑटोमेशन क्या करेगा, यहाँ पे मशीन्स क्या कर सकती हैं, मशीन्स ये कर सकती हैं कि ये हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हैं। यानी कि एक ह्यूमन अगर बना रहा है तो 1 मिनट में वो कितना बना पाएगा, लेकिन अगर वही मशीन बना रही है तो वो काफ़ी बना सकती है। लेकिन क्योंकि ये सेक्टर ऑलरेडी फंडिंग में डिस्ट्रेस देख रहा है, तो हम लोगों को फोकस करना चाहिए लो कॉस्ट ऑटोमेशन फंड्स पर, लो कॉस्ट ऑटोमेशन पर, यानी कि ऐसी मशीन जो कम से कम इनपुट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही हम लोग डिप्लॉय कर सकें। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि चाइना का हमने देखा था वो सिर्फ 30 सेकेंड्स में एक कार असेंबल कर देता है, उस लेवल का ऑटोमेशन है उसके यहाँ पर। तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा होगी फिर, ठीक है। और किसी भी चीज़ में अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, राइट। सेकेंड इज वी नीड टू फोकस ऑन वीविंग एंड प्रोसेसिंग। अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हायर कैपिटल सब्सिडीज़ की, राइट। और ये प्रोवाइड कर भी रही है गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम जो हमने डिस्कस की, 8 टफ्स। ओके, लेकिन हमें इस सेक्टर, इस स्टेज पर वीविंग एंड प्रोसेसिंग, इन पे ज़्यादा सब्सिडीज देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा कमी है। सेकेंड इज़ वी नीड टू अडॉप्ट दी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज। अब इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारी जो प्रोसेसेस हैं उसको थोड़ा सा रिवैम्प करने की ज़रूरत है। हमें सर्कुलर डिज़ाइंस तैयार करने होंगे, दैट मीन्स जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकें। वी नीड टू फोकस ऑन सर्कुलर डिज़ाइंस, वी नीड टू फोकस ऑन ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, राइट। वी नीड टू फोकस ऑन केमिकल मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं यहाँ से, राइट। और एट द सेम टाइम भी यहाँ पे वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इन चारों चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा एंड अडॉप्ट दी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात करें तो मैंने आपको कई टॉपिक्स में एक टर्म यूज़ किया है बार बार, प्लग एंड प्ले। और मैं सेम चीज़ें आपके साथ इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि देखिए वहाँ पे कुछ भी परफेक्शन जैसा नहीं है। अगर आप सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हो अलग अलग टॉपिक्स में, सेम फॉर्मेट, सेम काइंड ऑफ ट्रिक्स, तो आपको याद रखना ईजी हो जाता है चीज़ें,
ओके, ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो, बस ये सोचो कि क्या मैं इस कंटेंट को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ न्यूज़पेपर मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें हम लोग यही देखते हैं कि हम किस न्यूज़ को, किस आर्टिकल में से कौन से पॉइंट्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, कंटेंट देना काम नहीं है, उस कंटेंट को अप्लाई करना, सिखाना काम है। इसलिए हमने चैनल का नाम ईजी एज पाई रखा है, टू मेक योर प्रिपरेशन ईजी। नेक्स्ट इज प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क। प्लग एंड प्ले इज लाइक कि एग्जाम्पल लीजिए कि मुझे अगर अपनी कोचिंग खोलनी है, ठीक है, मुझे उसमें क्या क्या ज़रूरत होगा, मुझे डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, मुझे कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये खर्चा मैं कर सकता हूँ अकेले एक नए स्टार्टअप में? नहीं कर सकता। ऐसी कई और लड़के होंगे जो कर रहे होंगे, वो भी कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। तो आप इस तरह से एक पार्क टाइप की चीज़ें बना दीजिए, कैंपस टाइप, जहाँ पर रूम में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो। वहाँ डिजिटल कैमरा लगा होगा, वहाँ डिजिटल बोर्ड लगा होगा, वहाँ एक वीडियो एडिटर भी होगा, और हम लोग बस अपना जाएं, अपनी पीपीटी लेकर और अपना लेक्चर रिकॉर्ड करें और आ जाएं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज प्लग एंड प्ले मॉडल। आई डोंट नीड टू इन्वेस्ट, आई जस्ट नीड टू पे हिम, कि जो भी आपके चार्जेस हैं मैं अपना काम करूँ, आ जाऊँ। ना मुझे 2 लाख का डिजिटल बोर्ड खरीदने की ज़रूरत है, ना मुझे 50,000 का कैमरा खरीदने की ज़रूरत है, ना ही मुझे कोई अलग से वीडियो एडिटर हायर करने की ज़रूरत है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज प्लग एंड प्ले मॉडल। तो हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा जहाँ पर कोई भी जब चाहे कि मैं यहाँ पर एक गारमेंट प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो लगा लीजिए, सारी चीज़ें तैयार है, सारे पेपर वर्क तैयार हैं, सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तैयार हैं। आप बस अपना रॉ मटेरियल लेके आइए, मैन पावर लेके आइए और प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। नो, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में ज़रूरी है कि यूएसए या यूरोपियन यूनियन के मार्केट के अलावा भी हम लोग दूसरे मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, जैसे अफ्रीका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया सॉर्ट ऑफ। ओके, देन वी नीड टू स्ट्रेंथन द टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब ये करने के लिए हमें ज़रूरत होगी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की। क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगा, जब तक कोई इनोवेशन नहीं होगा प्रोडक्ट में, हम लोग कॉम्पीट नहीं कर सकते टेक्निकल टेक्सटाइल फील्ड में, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है। ओके, सो दीज 6 पॉइंट्स, दिस विल बी सफिशिएंट कि हम क्या फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कमिंग टू दी कंक्लूजन पार्ट, सो आपका इंट्रोडक्शन, आपका कंक्लूजन बहुत मैटर करता है कि आपको अगर अदर को 5 मिल रहे हैं तो आप 7 तक पहुंचेंगे या नहीं। ओके, और मैं आपको इसलिए हमेशा कहता हूं कि जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं वो रेडीमेड है, उसको एज इट इज़ याद रखिएगा। ओके, ताकि वहां आपका टाइम सेव भी हो, एट द सेम टाइम आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी लिख पाएँ। तो यू कैन कंक्लूड दैट इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर होल्ड इमेंस पोटेंशियल, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है। ओके, वी होल्ड इमेंस पोटेंशियल टू बी ए ग्लोबल लीडर, ठीक है। बट इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत होगी? वी नीड टू एड्रेस द करेंट चैलेंजेस। और वो चैलेंजेस क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अगर हम इन चैलेंजेस को हैंडल कर पाते हैं, देन ओनली इंडिया कैन अचीव इट्स एम्बिशियस टारगेट जो हमने ऊपर सेट किए थे, विच कैन ट्रांसफॉर्म, विच कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू वर्ड में यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सबसे ज़्यादा वुमेन अगर किसी सेक्टर में जॉब कर रही हैं तो वो इसी सेक्टर में। ओके, सो ये इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, बट दैट्स हाउ यू नीड टू प्रिपेयर एवरी टॉपिक। जस्ट 1 or 2 पेज शॉर्ट नोट्स वुड सफाइज फॉर योर एग्जाम। ओके, क्योंकि आप उतना ही याद रख सकते हो। डोंट गो फॉर कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। अल्टीमेटली 150-200 वर्ड का आंसर लिखना है, उतना ही तैयार करो अच्छे से। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।